अच्छा, डिप्रिसिएशन के ऊपर बात चल रही थी लास्ट क्लास की, जो एडजस्टमेंट थी पार्ट बी में। क्वेश्चन कौन सा था? 16 नहीं था। ओके अच्छा, अब हमने ये कहा था कि जो एसेट आप लीज पे लेंगे उसको उसी दिन से आप डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे जिस दिन से आपने लीज पे लिया है। ये नहीं देखा जाएगा कि उस एसेट को आपने इंस्टॉल करके इस्तेमाल कब करना शुरू किया। तो जिस दिन आपने एसेट को लीज पे लिया उसी दिन से आप डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। That's why on Yekam January we acquired an equipment on lease। और कितने साल इसकी लाइफ लेनी थी? इसकी लाइफ लेनी थी 3 साल। और इसको इंस्टॉल डिलीवर तो हमें हो गया यकम जनवरी को, लेकिन इंस्टॉल कब किया? यकम अप्रैल को। अब आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं यकम जनवरी को खड़ा हूं तो 3 साल कब पूरे होने हैं? पूरा 22, पूरा 23 और पूरा 24। 31, 12, 24 को 3 साल पूरे होने हैं। ये 3 साल भी हैं या 36 मंथ्स भी हैं, एक ही बात है। या 3 ईयर कह दें या 36 मंथ कह दें। लेकिन अगर मैं यकम अप्रैल से गिनना शुरू करूं इंस्टॉल होने के बाद 31 दिसंबर को, तो मुझे टर्मिनेशन पेनल्टी पे करके उसे वापस करके आना पड़ेगा एसेट। तो फिर मैं एसेट यूज कर रहा हूंगा यकम अप्रैल 22 से 31 12 22, 9 महीने, और पूरा 2023 और पूरा 2024। तो बन गए 2 ईयर एंड 9 मंथ्स। अगर इनको मैं सालों में डिवाइड करूं तो ये बनेंगे 9 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू पॉइंट। तो इट मींस कि इसकी लाइफ बन गई इंस्टॉलेशन की जो हमें फायदा देगी वो 2.75। अब जब मैं इंस्टॉलेशन को 2.75 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे 1 साल की डिप्रिसिएशन देगा। कितने अरसे की डिप्रिसिएशन देगा? 1 साल की डिप्रिसिएशन देगा। 1 साल से ज्यादा की डिप्रिसिएशन नहीं देगा, ये बस याद रखिएगा। तो इट विल गिव मी 1 ईयर डिप्रिसिएशन। ये मुझे कितने अरसे की डिप्रिसिएशन देगा? 1 साल की। अब बच्चे ये समझते हैं कि 2.75 से डिवाइड करोगे पता नहीं 9 महीने की डिप्रिसिएशन आ जाएगी। भाई ऐसा कोई जादू नहीं है, 9 महीने की डिप्रिसिएशन नहीं आएगी। आप 2.75 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट डिप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। तो मिसाल के तौर पे ये 2 लाख रुपया है, मैं कहता हूं ये 2.75 ईयर्स इसने मुझे फायदा देना है। तो फिर पहले साल इसने 9 महीने फायदा दिया, दूसरे साल पूरा साल, तीसरे साल। अब 2 लाख को पहले साल में डिप्रिशिएट करूंगा डिवाइडेड बाय 2.75 मल्टीप्लाइड बाय 9/12। 9/12 तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 लाख को 2.75 से डिवाइड करूंगा, ऐसे जरा करें, ऐसे 2 लाख की फिगर मैंने अपनी तरफ से ले लिया। जरा 2 लाख की लाइफ है 2.75 से डिवाइड करें, जवाब बताएं। 72,727। ये मैंने अगले 2 सालों में क्यों लिखी है? क्योंकि जब मैं 2.75 से डिवाइड करूंगा तो मुझे कितने साल की डिप्रिसिएशन मिलेगी? 1 साल की। अब इसको 9 महीने पे भी तो लाना है ना। पहले साल तो सिर्फ 9 महीने इस्तेमाल हुआ है ना, इंटू 9/12 554। अब इन तीनों का टोटल करके देखें तो जवाब किसके बराबर आ रहा होगा? 2 लाख के। बस हमने आपको मिसाल देके साबित कर दिया कि अगर आप 2.75 से डिवाइड करें तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तो बस ये बात याद रखिएगा, जब भी आप इस तरह है ना 2.5 से डिवाइड करते हैं या 2.25 से डिवाइड करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट द डिप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। ले आए?
अच्छा 2.75 ईयर का दूसरा क्या मतलब है? 33 मंथ्स। 33 मंथ्स हमारे एसेट ने हमारा साथ दिया। क्या मतलब रिव्यू करना है? नहीं नहीं, मैंने उसको चेंजेस करके दे दिए, वो सारा सही है सॉल्यूशन। किधर है? कोई डिफरेंट सा नाम डाला करो ना, जल्दी मिल जाए। किधर? बाहर डाला करो, ऐसी चीजें एकदम मिल जाए। ओके, अब मुझे ये बताएं कि कल एसेट की पीवी क्या आई थी? कल एसेट की पीवी निकली थी 14.8। 14.8। अब डिप्रिशिएट करने के लिए देखें क्या तरीका है। मैंने कहा था 14.8 को डिवाइड कर दें 3 सालों पे, तो ये 1 साल की डिडक्शन निकल आएगी। लेकिन हमारे साल कितने महीने की चाहिए? पूरे साल की, क्योंकि एसेट तो 1 जनवरी से इस्तेमाल हो रहे हैं ना। और फिर आप कॉस्ट को पकड़ें, इंस्टॉलेशन 1, इसको डिवाइड करें 2 पॉइंट, ये कितने अरसे की डिडक्शन देगा? लेकिन मुझे 1 साल की नहीं चाहिए। इंस्टॉलेशन ने 9 महीने फायदा दिया, इसलिए मुझे कितने महीने की चाहिए? 9 मंथ्स की, इंटू 9/12। ये तो है जब आप किस में चलें? ईयर्स में। अच्छा, इधर उधर अगर आंखें करनी है तो क्लास में ना बैठा करें, मेरी क्लास में बैठा तो इधर देखें, ये तो इधर उधर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं मंथ्स में कैलकुलेशन चाहूं तो 14.8 को किससे डिवाइड करूंगा? ये क्या आएगा? 14.8 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 1 साल की डिडक्शन आ रही है। 14.8 को 36 मंथ से डिप्रिशिएट कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 1 मंथ की डिप्रिसिएशन। तो मुझे कितने महीने की चाहिए? इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पार्ट भी लिया हुआ है ना लास्ट क्लास वाला, ऐसे ऐसे कर देना। पार्ट भी लिया हुआ है ना, लिया हुआ है तो बैठे हुए हैं, शुगर प्रोग्राम हो रहा है। कितने लोगों ने लेक्चर 11 से 14 तक ले लिए हैं? 11, 12, 13, 14। कितने लोगों ने अभी तक लीज नहीं शुरू की? हाथ खड़ा करें। तो फिर तो जाए ना आप लोग, पहले लीज के ये पहले 4 लेक्चर लेके आए। अभी तो बैठने का कोई फायदा नहीं, जल्दी उठे ना। अगर नहीं लीज ली हुई तो ये तो ऐसे तो बैठने का फायदा कोई नहीं। अब आप सही कह रहा हूँ, जो बाकी लोग इधर बैठे हुए हैं, अब आगे आज पता नहीं कौन सी लीज शुरू हो जानी है, जीआरबी यूजीआरबी, आज तो पता नहीं बात कहाँ निकल जानी है। तो आप लोग निकलने दो भाई, पॉज कर लो वीडियो। आप लोग निकले, पहले 4 लेक्चर लेके आए, क्लास खाली हो गई। अच्छा, इंस्टॉलेशन ने कितने महीने फायदा देने? 9 मंथ्स। पूरे पूरे लाइफ में पूछ रहा हूं, 33 मंथ्स। हमारे साल कितने महीने फायदा दिया? अब इन दोनों का जवाब कैलकुलेट करके जरा कैलकुलेटर पे देखें। तो अगर आप ईयर्स ले लें तो फिर 9/12 4/12 करना पड़ेगा। अगर आप मंथ्स ले लें तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ। बस ये लॉजिक जहन में रखा करें। 1 को 33 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 1 महीने की डेप्रिसिएशन। और 1 को 2.75 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल। 1 साल की तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे कितने अरसे की चाहिए? 9 मंथ्स। तो यहां पे हमने क्लोज की थी लास्ट क्लास की डिस्कशन। ओके, अब जीआरबी और यूजीआरबी जरा रिवाइज करें। उससे पहले एक छोटी सी डिस्कशन हम करते हैं। भाई लेसर, ये जो लीज थी इसको फाइनेंस लीज कहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? पेज नंबर 19। लीज कब फाइनेंस बनती है और लीज कब ऑपरेटिंग बनती है?
अच्छा जी, आप अपने रजिस्टर पे एक डाटा लिखें, इकोनॉमिक लाइफ 7 years, यूजफुल लाइफ 6 years, लीज टर्म 6 years, फेयर वैल्यू अभी मैं आपको लिखवाता हूं, रेंटल्स जरा 1 लाख को 10% पे डिस्काउंट करें, 1 लाख को 10% पे 6 साल पे डिस्काउंट करें, जी 56444 1 लाख को 6 साल एनओटी पे 6 साल तक 1 लाख आएगा ना, 43556 जिन्होंने सही निकाला हुआ था वो इसलिए नहीं बोल रहे थे कि दूसरों ने गलत बोला, तो वो बेचारे शेकी हो गए थे, तो बोलना था। डन, चलें जी, ये सवाल नोट हो गया। अब इसके नीचे रिक्वायरमेंट डालें, इज इट फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। अच्छा जी, जब कभी आप कोई एसेट लीज पे लें तो लेसी ये 5 सवाल नहीं पूछेगा, लेसर ये 5 सवाल पूछा करेगा लीज एग्रीमेंट से। लीज एग्रीमेंट आपके सामने बना हुआ है सारा का सारा। लेसी जो 5 सवाल पूछेगा, इकोनॉमिक लाइफ का मतलब है कि 7 साल एसेट जिंदा रह सकता है, और यूजफुल लाइफ का मतलब है हमारा इरादा है कि हमने उसको 6 साल इस्तेमाल करना है, और लीज पे भी हमने कितने अरसे के लिए ले लिया है, 6 साल के लिए। अच्छा, 5 क्वेश्चंस आपने पूछने हैं। पहला सवाल, क्या सवाल में लिखा हुआ है कि 6 साल जब लीज टर्म एंड हो जाएगी तो उस वक्त एसेट आपको मुफ्त में मिल जाएगा? क्या सवाल में कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, इसलिए पहले सवाल का जवाब आ गया नो। ये सवाल अभी जबानी आपको याद करवा देंगे, अभी नोट नहीं करने की जरूरत। पहला सवाल बताएं, क्या सवाल में लिखा हुआ है कि 6 साल के एंड पर जब लीज खत्म होगी तो एसेट हमें मिल जाएगा, चाहे 7वें साल हम बेचें, रखें, किराए पे दें, हमने खुद तो इस्तेमाल करना नहीं, हमारी मर्जी जो मर्जी करें फिर 7वें साल इसका? क्या ऐसा कहीं लिखा हुआ है सवाल में कि 6ठे साल के एंड पे एसेट आपको मुफ्त में मिल जाएगा? अच्छा, दूसरा सवाल, क्या सवाल में कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि जब 6 साल एंड हो जाएंगे लीज टर्म के तो उस वक्त आप मार्केट प्राइस से कम पैसे देकर इस एसेट को बाय कर सकते हैं, और आज खड़े होकर यह सर्टन है कि आप 6 साल बाद ऐसा करेंगे? क्या कुछ ऐसा सवाल में लिखा हुआ है? तो मेरे 2 सवाल हैं सादा से। क्या 6ठे साल के एंड पे आपको ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है? नो, इस एग्रीमेंट से तो मुझे नहीं कहीं नजर आ रहा। क्या 6ठे साल के एंड पर आप बाजार से कम पैसे देके इस एसेट को खरीद सकते हैं और आपका खरीदना आज खड़े होके सर्टन है? नो। तीसरा सवाल, अगर मैं एलटी को डिवाइड करूं इकोनॉमिक लाइफ पे, एलटी को डिवाइड करूं इकोनॉमिक लाइफ पे, इकोनॉमिक लाइफ नहीं गिवन होगी तो यूजफुल से किया करेंगे, लेकिन डिवाइड इकोनॉमिक लाइफ से करना है। ये बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट्स हैं आज और आसान। एलटी को डिवाइड करूं इकोनॉमिक लाइफ पे तो क्या जवाब 75% से ज्यादा आ रहा है? एलटी जरा देखें, 6 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू इंटू 100 इज इक्वल टू, is it greater than 75%? पांचों सवालों में से
अगर किसी एक सवाल का जवाब भी यस आ जाया करेगा तो इस लीज को हम कहा करेंगे फाइनेंस लीज। इस लीज को क्या कहा करेंगे? फाइनेंस लीज का मतलब यह होता है कि लेसर अब तुम इस एसेट को अपनी किताबों से निकाल दो और अपनी किताबों में ना रखो। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने एंट्री की थी, पहली एंट्री की थी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट बाजार से खरीद के, फिर पीपी क्रेडिट कर दिया था। कितने लोगों ने होमवर्क वाला सवाल किया था? फिर पीपी क्रेडिट कर दिया था और पीपी क्रेडिट करके डेबिट क्या किया था? जब लीज फाइनेंस लीज बन जाया करेगी तो फिर लेसर एसेट को अपनी किताबों में रखेगा या अपनी किताबों से लास्ट क्लास की तरह निकाल देगा? चौथा सवाल, पीवी ऑफ एलपी, पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड किया करना है फेयर वैल्यू से। पीवी ऑफ एलपी को डिवाइड किया करना है फेयर वैल्यू से। अच्छा जी, पीवी निकालें। पीवी 1,00,000 इंटू 1 माइनस रेज टू पावर माइनस व्हाट इज द फेयर वैल्यू, ऊपर जो मैंने क्वेश्चन में गिवन की है, एंड व्हाट इज पीवी। प्लीज पीवी पकड़े पहले। लेसर ने बाजार से एसेट कितने में खरीदा था? लेसर लेसी से पैसे कितने ले रहे हैं? 6 लाख, बाकी तो इंटरेस्ट ले रहे हैं ना। लेसर ने बाजार से कितने का एसेट लिया था? 4,35,000 का। लेसी से कितने पैसे ले रहे हैं? 6 लाख। प्रेजेंट वैल्यू के मद में कितने ले रहे हैं? टोटल कितने ले रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू के मद में कितने ले रहे हैं? और एसेट कितने का खरीदा था? तो लेसर की कोशिश है कि एसेट के पैसे तो ले ही लूं, इसके अलावा 6 लाख उससे टोटल लेनी है ताकि इसमें से माइनस करके बाकी उसका क्या हो? इंटरेस्ट। ओके, व्हाट इज द पीवी ऑफ एलपी जो मैंने सबसे नीचे निकाली है? व्हाट इज फेयर वैल्यू जो दरमियान में पड़ी हुई है सवाल के? अच्छा, जवाब क्या आ रहा है? 100% इंटू 100। जवाब क्या आ रहा है? इज दिस 100% ग्रेटर देन 90%? ये 90% लॉ का रूल है, 75% लॉ का रूल है, जो आप लोग साथ साथ नोट करें, जो मैंने नोट करने को नहीं कहा। तो ये 90% लॉ का रूल है। क्या इस सवाल का जवाब भी यस आ गया? वैसे पेपर में हम आगे नहीं चला करेंगे, एक सवाल का जवाब भी यस आ जाया करेगा तो हम इस लीज को क्या कह दिया करेंगे? फाइनेंस के नाम में ना जाएं। फाइनेंस का मतलब ये होता है कि अब इस एसेट को अपनी किताबों से निकाल दो। भाई लेसर को चाहिए कि एसेट को अपनी किताबों से निकाल दे, तकरीबन सारे पैसे तो उसने वैसे ही ले लेने इससे एसेट के, तो ये एसेट इसके किस काम का? और यहां से भी पता चल रहा है कि 7 साल में से 6 साल के लिए तुमने उसको दे दिया, तो ये एसेट तुम्हारा तो है ही नहीं, निकालो अपनी किताबों से। और 5वां सवाल, क्या एसेट स्पेशल नेचर का है कि पूरी दुनिया में और कहीं से ऐसा एसेट नहीं मिल रहा? नो, ऐसा एसेट कभी कभी हुआ करेगा, अगर कभी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। स्पेशल नेचर का एसेट ऐसा होता है जो दुनिया में और कहीं मिल ही नहीं रहा होता, सिर्फ वही लेसर आपको दे रहा होता है और लेसी के ही काम का होता है। तो ऐसा एसेट तो ये है नहीं, क्योंकि ऐसा एसेट अगर होता ना तो फिर 6ठे साल के एंड पे लेसर के किसी काम का नहीं था, फिर 7वें साल भी लेसी को मजबूरी में इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि लेसर के किसी काम का ही नहीं। स्पेशल व्हील चेयर किसी को बना दी, कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो सिर्फ उसी के काम की है, तो बस फिर दुनिया में फिर वो ऐसी बात कभी हुई तो सवाल पे बताएगा। तो जब भी कभी किसकी लीज हुआ करेगी? लेसर की। लेसी के सवाल हमने किए थे पहले 4-5 क्लासों में, उनमें ये सवाल नहीं पूछने। ये सवाल किन सवालों में पूछने हैं? जब भी कभी लेसर किसी को एसेट किस पे दिया करेगा तो वो कितने सवाल पूछा करेगा? उन 5 में से एक का जवाब बी, तो वो लीज क्या बन जाया करेगी? फाइनेंस का मतलब है एसेट को अपनी किताबों से, पेज 19 हमने खोला हुआ ना। इफ आंसर ऑफ एनी ऑफ द, मैं नोट करने का टाइम देता हूं, अबव इज लीज विल बी आ लेसर विल, बोलें, नॉट कीप पीपी इन हिज बुक्स। लेसर पीपी को अपनी किताबों में नहीं रखेगा। फाइनेंस लीज का क्या मतलब होता है? अपनी किताबों से इस एसेट को निकाल दें।
मतलब किताबों से भी निकाल दें और वैसे भी लेसी को दे आए, वो तो देगा ही आना है। यानी पीपी या बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा, बल्कि लास्ट क्लास में क्या नजर आ रहा था बैलेंस शीट में? लीज रिसीवेबल। ये लिखें, फिर एंड पे कंक्लूजन लिखते हैं इसका। जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लास्ट क्लास वाला मुझे बता दें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल दिखा दें मुझे लास्ट क्लास वाला। आप लोग करें इसको, मैं वो नोट करूं। पास्ट पेपर का जो सवाल था, नहीं जो लेसर वाला था, ये लो। कैमरा उधर ही रखो, मैं तो अपना वो जी कंक्लूजन लिखें सारे, कैमरा मेरी तरफ ना करना। एज आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज यस। एज आंसर टू एनी, अभी मेरा कंक्लूजन लिख लें, अगर आप लोग वो लिख भी रहे हैं, आप जो मैं लिख रहा हूं पहले वो लिख लें। एज आंसर टू एनी ऑफ द 5 क्वेश्चंस इज, बोलें यस, देयरफॉर it is a finance lease and lessor should, conclusion क्या होगा, and lessor should not keep PP in his books। अच्छा अब जरा लॉजिक डिस्कस करें। आपको क्या वजह लग रही है कि लेसर ने कोई गाड़ी खरीदी है मिसाल के तौर पे बैंक से, वो गाड़ी 7 साल फायदा दे सकती है, लेसर ने उसमें से 6 साल के लिए लेसी को दे दी है, तो आपको क्या कोई एक वजह क्या ऐसी नजर आ रही है ऑन द फेस ऑफ क्वेश्चन कि लेसर को चाहिए कि इस गाड़ी को अपनी किताबों में ना रखे, ऐसे रखने का कोई फायदा नहीं? देखिए अच्छे खासा अरसे के लिए तो आपने उसको दे दी है लेसी को, अब वो ज्यादा बेनिफिट किसने लेना है उससे? लेसी ने। तो आपकी तो गाड़ी अब अजीब सी, आप कहेंगे ये मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी कहाँ है भाई, वो तो इस्तेमाल वो कर रहा है। एसेट की सारी जवानी जो है इस्तेमाल कर लेनी है लेसी ने, जब एसेट बूढ़ा हो जाने डग 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 7वें साल में एसेट में से आवाज ही नहीं निकल रही, तो उस वक्त जाके एसेट आपके पास आने बैंक के पास, वो तो किस काम का? तो इसलिए याद रखिएगा जब भी कभी 5 सवालों में से एक सवाल का जवाब भी, तो लेसर को क्या चाहिए? पहले 2 सवाल तो ऑब्वियसली लेसर को, पहले 2 सवालों का सवाल हमारे जवाब में नो था, अगर पहले 2 सवालों का जवाब यस होता तो फिर उधर ही लीज फाइनेंस बन जाती। एक का भी जवाब यस आ जाए, उधर ही लीज क्या बन जाएगी? मिसाल के तौर पे पहला सवाल क्या था कि जब लीज एंड होगी तो बाकी अरसे के लिए तो एसेट मुफ्त में ले जाना, तो फिर तो लेसर का ये है ही नहीं एसेट।
फिर ये पीपी लेसर को चाहिए किताबों से निकाल। और दूसरी बात भी तो वही है तकरीबन कि तुम्हें मुफ्त में नहीं देंगे, बस जब लीज एंड होगी तो तुम्हें मार्केट वैल्यू से कम में दे देंगे। क्लियर? ये 5 सवाल पढ़े, इनको कहते हैं प्राइमरी इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग लीज एज अ फाइनेंस और ऑपरेटिंग। यहां पे लिखें दीज आर ओनली अप्लाइड बाय लेसर। ये टेस्ट सिर्फ कौन अप्लाई करता है? लेसर। लेसी अप्लाई नहीं करता। दीज आर ओनली अप्लाइड बाय लेसर। Whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than legal form. Legal form नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे आप इसको फाइनेंस लिखो ऑपरेटिंग लिखो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम कहते हो नहीं जी ये है वो है। और वैसे ये लीगली एसेट वैसे लेसर के नाम ही रहता है, क्योंकि उसको डर होता है वो किराया ना लेके भाग जाए। तो लीगल फॉर्म तो इसकी ये होती है कि एसेट लेसर के पास होता है, उसके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन यूज कौन कर रहा होता है? लेसी। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन डेट इंडिविजुअली, इनमें से एक भी पूरी होगी तो लीज क्या बन जाएगी? और इन कॉम्बो, ये दो भी पूरी होगी फिर भी लीज क्या बन जाएगी? बस एक भी पूरी हो जाए तो ये लीज क्या बन जाएगी? फाइनेंस लीज का लफ्ज छोड़ें, लीज का मतलब ये कि अब लेसर को चाहिए कि एसेट को अपनी किताबों से निकाल दें। और अगर पांचों का जवाब नो आ जाए वो फिर ऑपरेटिंग लीज हम पढ़ना शुरू करेंगे कल से इंशाल्लाह, उसकी अकाउंटिंग डिफरेंट है। Whether a lease is a finance or an operating depends on the substance of the transaction rather than legal form. Examples of the situations that अकेले or in combo would normally lead to lease being classified as finance lease. ये भी conclusive नहीं है। अगर इन पांचों का जवाब नो आ जाए तो हम ये 3 टेस्ट और लगाया करेंगे, लेकिन ये कभी IK अपने टेस्ट नहीं किए, इसलिए फिलहाल हम चंद दिन तक ये 5 ही लगाएंगे, इसलिए इसने लिखा है नॉट कंक्लूसिव। लीज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ अंडरलाइंग एसेट बाय द एंड ऑफ लीज टर्म, यानी जहन में क्वेश्चन मार्क आ गए। लीज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ एसेट बाय एंड ऑफ लीज टर्म, नो, हमारे सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ओनरशिप ट्रांसफर होनी है। ढूंढे कहीं लिखा हुआ ओनरशिप ट्रांसफर होनी है? तो पहला सवाल बोले लीज, पहला सवाल बोले मैं आऊंगा नो, लीज ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ एसेट टू द लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म, इज इट मेंशन्ड इन क्वेश्चन एनीवेयर? नो। चलें अभी डिसाइड ना करें फाइनेंशियल ऑपरेटिंग, अगले टेस्ट लगाएं। क्या लेसी के पास ये ऑप्शन है? अंडरलाइंग एसेट वही ना जिसका जिक्र हो रहा है, अंडरलाइंग ये तो नहीं है नीचे पड़ा हुआ है। अंडरलाइंग लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस, किस प्राइस पे? दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू। एट द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल, वो फिर एक्सरसाइजेबल होगी 6 साल बाद। एट द डेट ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल फॉर इट एंड इट इज रीजनेबली सर्टन एट स्टार्ट ऑफ लीज दैट दिस ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय लेसी। फेयर वैल्यू किस दिन की लेंगे इसमें? ये टेस्ट लगाना है, इस फेयर वैल्यू को यूज कहीं नहीं करना, टेस्ट लगाते हुए फेयर वैल्यू किस दिन की लेंगे? हमारे सवाल के डेटा के मुताबिक 6ठे साल के एंड की। कौन सी फेयर वैल्यू लेनी है? जब 6 साल एंड हो जाएंगे तो बाजार में ये एसेट जो आज 4.5 लाख पता नहीं कितने के, जब 6 साल एंड हो जाएंगे तो हो सकता है 6 साल एंड होने के बाद बाजार में ये 4,33,000 वाला एसेट बाजार में सिर्फ 50,000 का हो। उस वक्त अगर लेसर ऑफर करे कि 50,000 का उस वक्त होगा, तुम उस वक्त मेरे से 22,000 में ले लेना, तो ये ऑफर तो अच्छी है, लेकिन लेसी क्या सर्टन भी हो के वो लेगा? अगर वो अनसर्टन है कि मैं लूंगा, तो इस सवाल का जवाब यस नहीं आया करेगा। इस सवाल का जवाब यस आने के लिए बहुत सारी बातें हैं। क्या? लेसी के पास ऑप्शन होनी चाहिए कि वो एसेट खरीद सके एट अ प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी अच्छी खासी लोअर, थोड़ी सी लोअर नहीं, अच्छी खासी लोअर देन द किस दिन की फेयर वैल्यू? एट द डेट द ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल एंड इट विल बिकम एक्सरसाइजेबल आफ्टर 6 years and also it is reasonably at start of lease that option will be। जी आप बताएं क्या सवाल में परचेज ऑप्शन कहीं ली हुई है? सवाल में
नहीं, कहीं दी नहीं हुई, पिछले सवालों में दी होती थी कहीं ना कहीं, यहां लिखी हुई है ऑप्शन यू कैन परचेज द एसेट। तो दूसरे सवाल का जवाब भी क्या आ गया? लीज टर्म इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। यस, लीज टर्म is major part of, major means more than 75%। वैसे 75% किताबों में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड में बस एक ही लफ्ज है मेजर का। मेजर का मतलब लोग कहते हैं 75%। और याद रखिएगा जब भी लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का अच्छा खासा अरसा हो ना, तो फिर लेसर के पास एसर तो बूढ़ा होकर ही आना होता है, इसलिए बेहतर है लेसर एसर को किताबों से निकाल दें। अब हमारा सवाल आगे पूछना हम बंद कर दिया करेंगे पेपर में, क्योंकि यहीं से साबित हो गया लीज क्या है, फाइनेंस का क्या मतलब है, पीपी को किताबों से निकाल दो। निकालना पड़ाता है आप लोगों को, ये निकल जाओ यहां से। द लीज टर्म इज, लीज टर्म कितनी है, एलटी कितनी है, 6, इज फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, इवन इफ टाइटल इज नॉट। अगर एंड पे आपने एसेट वापस भी करके आना है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवानी तो फिर भी लेसी ने एंजॉय की ना। लोग कहते थे एसेट तो हमने 6 साल के एंड पे वापस कराने हो, खैर है भाई, इससे क्या फर्क पड़ता। स्टैंडर्ड कहते हैं 6 साल तो तूने एंजॉय किया, 7वें साल ढक एसेट चल रहा है, उसका क्या फायदा लेसर को। तो जब भी कभी इकोनॉमिक लाइफ का मेजर हिस्सा लीज टर्म हो, समझ रहे हैं बात, ये इकोनॉमिक लाइफ है और यहां तक लीज टर्म है, तो फिर इतने से का लेसर ने क्या करना है, कुछ भी नहीं। तो जब भी कभी इकोनॉमिक लाइफ इतनी है और लीज टर्म इतनी है, तो फिर लीज को फौरन क्या करार दे दो, और एसेट को लेसर अपनी किताबों से। लेकिन कल परसों सवाल करेंगे जिसमें लीज टर्म, जिसमें इकोनॉमिक लाइफ इतनी होगी और लीज टर्म इतनी सी होगी, तो ये मेजर पार्ट होगा माइनर पार्ट होगा। और चौथा सवाल ये लाइफ से नहीं है, चौथा सवाल है फेयर वैल्यू से। ये एसेट बाजार में 4,30,000 का है, तो आप लेसी से पीवी की मद में कितने ले रहे हो। उसने कहा 4,30,000 ही तकरीबन। मैंने कहा चलो, ये तो फिर आपने बेच दिया उसको एसेट, बाकी तो आप इंटरेस्ट ले रहे हो। बाजार में एसेट कितने के, 4,35,000 का, और आप उससे प्रेजेंट वैल्यू कितनी ले रहे हो, तो तकरीबन आपने सारी प्राइस तो उससे ले ली, तो फिर आप क्या कैसे कह रहे हो ये आपका एसेट है, आपने तो उसको दे दिया। तो इट मींस पीवी डिवाइडेड बाय, लेकिन ये फेयर वैल्यू 6 साल बाद वाली नहीं है, ये आज की पीवी है और आज की, ये 6 साल बाद वाली फेयर वैल्यू नहीं है। असल में इन 5 सवालों में से एक का जवाब भी यस आ जाता है ना, तो स्टैंडर्ड बनाने वाले को लग रहा है कि ये एसेट लेसर ने बस जान छुड़ा दी है, लेसी को ही दे दी है। ये असल में स्टैंडर्ड की अप्रोच है। डी, एट द स्टार्ट ऑफ लीज द पीवी ऑफ एलपी, वो भी निकाली थी हमने भी, द पीवी ऑफ एलपी अमाउंट्स एटलीस्ट, कम से कम किसके बराबर है, 90% द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो बता दें पीवी कम से कम कितनी है, फेयर वैल्यू का अगर है तो ये लीज क्या है, फाइनेंस लीज का क्या मतलब है, लेसर पीपी को अपनी किताबों से, द एसेट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर के एसेट। तो आज तक कभी आई कैप ने नहीं दी है सवाल में, लेकिन अगर ये लाइन आ गई तो बस ठीक है, फिर लीज को आपने फाइनेंस कह देना। द एसेट इज ऑफ अ सच अ नेचर दैट ओनली लेसी कैन यूज इट, कि पूरी दुनिया में लेसी ही इस्तेमाल कर सकता है और कोई भी इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। अगर लेसी आपको दे देगा तो आप कहेगा क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, मेरे तो किसी काम का नहीं है। तो एसेट इज सच अ स्पेशल नेचर दैट ओनली लेसी कैन यूज इट विदाउट मेजर मोडिफ, हाँ अगर विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, अगर आ जाए आगे, आ जाए आगे आ जाएगा, विदाउट मेजर मॉडिफिकेशन, अगर मेजर मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर दूसरा भी इस्तेमाल कर सकता है। लिखें, अगर दूसरे को देना पड़ेगा तो मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे, अगर दूसरे को देना होगा तो मेजर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगे। ये डिस्टर्ब तो नहीं करा घुटनों को, ये जो अगले वाले हैं ये कर रहे हैं, इसको थोड़ा थोड़ा कटवा दो, ठीक है।
ओके बेशक सारा ही खत्म करवा दो, यहां तक काफी है, इसके लिए बनाया था ना, आगे सारा खत्म करो। ओके तो बस सादा से 5 सवाल। पहला सवाल उर्दू में फिलहाल, क्या हमारे सवाल को सामने रखे, क्या छठे साल के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर हो जानी है मुफ्त में? ऐसी कोई बात सवाल में नहीं लिखी हुई, सवाल में नहीं लिखी होगी तो इस सवाल का जवाब नो हुआ करेगा। क्या छठे साल के एंड के ऊपर छठे साल के एंड के ऊपर लेसर ने लेसी को ये ऑप्शन दी है कि तुम परचेज कर सकते हो? ये ऑप्शन ही नहीं तो अगली बात फिर करने का फायदा ही नहीं, लेकिन अगर ऑप्शन दी होती तो फिर पूरी बात करते। क्या छठे साल के एंड पर लेसर ने लेसी को ऑप्शन दी है कि तुम इस एसेट को फेयर वैल्यू से कम पे खरीद लोगे, और लेसी सर्टेन भी है कि वो खरीद लेगा? तो फिर ऐसी सूरत में भी सब जवाब यस आ जाता, लेकिन हमारे सवाल में ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या एलटी को डिवाइड करूं इकोनॉमिक लाइफ पर? तो जवाब मेजर आ रहा है, मेजर का मतलब 75%, यस, तो बस लीज फाइनेंस साबित होगी है, लेकिन फिलहाल वैसे ही आगे चल लेते हैं। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स बराबर है तकरीबन फेयर वैल्यू के? 90% के करीब है, 90 का हमारे तो 100% है बल्कि। और आखिरी सवाल, क्या एसेट स्पेशल नेचर का है? नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 5 में से एक का जवाब भी यस आ गया तो लीज क्या बन गई है? बट इफ लीज इज फाइनेंस, लीज तो मौजा ही मौजा। फिर एसेट को लेसर को चाहिए कि एसेट अपनी किताबों से बाहर निकाल दें। अच्छा जी, कल वाले सवाल के ऊपर वापस आ जाएं, वो जो पास पेपर का हम सवाल कर रहे थे, वो आप लोगों ने जगह छोड़ी थी मैच्योरिटी एनालिसिस में, मैंने आपको रिकॉन्सिलिएशन बनवानी थी। भाई आप लोगों ने लिए में ना 11 से 14 तक लेक्चर, हाथ खड़ा कर दें जरा ऐसे, बरकत के लिए तो नहीं बैठे हुए? अच्छा मुझे जरा मैच करके फिगर्स बता दें, यही थी फिगर्स, मैच करके जरा फिगर्स बता दें। मैंने 2.34 ही इधर लिखा था, 1.57 ही लिखा था इधर। ओके अच्छा माय डियर, ये कल का जो पार्ट ए था उसके एंड पे हमने ये सवाल छोड़ा था। पार्ट बी में तो हमने लेसी के 2-3 सवालों की रिवीजन की थी ना, 2 सवालों की पास पेपर के, उत्तर तो कह के भी नहीं आया था पिछली क्लास में, तो ये तो मैंने क्लास के बाद देखने। क्या अच्छा लेक्चर रहता है, अब कितने रह गए हैं? 14वां रहता है, थोड़ा सा पार्ट बी रहता है उसका, पार्ट बी का आखिरी आधा घंटा रहता है, सुबह लेके आए हूँ 2x के ऊपर 1 पॉइंट है, यहीं से कॉन्सेप्ट्स की मत मारते हैं, 1.5 और 2x के ऊपर लेके जी रहे। अच्छा मुझे बताएं माय डियर, जीआई कितनी थी? जीआई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी थी? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और 28.6 टाइम मैंने मारना है 39.2 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 28 पॉइंट, प्लीज ये ढूंढ लें सवाल, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, 28.69, और इंटरेस्ट 5.1। नहीं मिल रहा सवाल लास्ट क्लास? अगर होमवर्क इधर नहीं किया तो बस इससे पहले 2 पास पेपर के सवाल आपने किए होंगे, 16 और 20, उससे पहले ये सवाल है। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ये क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट, और ये क्या है? इंटरेस्ट। क्लियर? अब हम बनाने लगे हैं लेसर का सवाल। पेज नंबर किताब को बता दें जिस पेज पे है ये सवाल, 118 पे ये पास पेपर का सवाल है। सवाल तो खोलने का ऐसा कोई फायदा नहीं होगा अभी, लेकिन खोल लें, खोलने का फायदा भी नहीं लेकिन खोल लें, पता नहीं ये क्या कह रहे हैं, खोलने का फायदा भी नहीं लेकिन खोल लें। ओके अच्छा भाई, लेसर का नोट बनने लगा। कंपनी का नाम क्या था? गैलेक्सी लीजिंग नोट्स टू दी स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, इस तरह लिखा करना, जून 30, 2014। नोट नंबर 10 5, चले जो भी क्या नंबर रखा था 12, नोट नंबर 12, 12.1 में अंग्रेजी आ गई थी, 12.2 चोरी नहीं, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज।
सीए में जो सोता है वो मैच्योरिटी एनालिसिस, मतलब अनड्यूस होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। होमवर्क वाला सवाल किया था फाइनेंस लीज वाला? ठीक है, जिस बात में नोट तो नहीं बना दिया था? ओके, मैच्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। अच्छा भाई, 30 जून 14 का नोट बनाने के लिए 30 जून की पेमेंट के नीचे, जब 30 जून की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो ये क्या आ गया? लेस देन 1 ईयर। ये जीआरवी थी ना, जीआरवी। ये क्या आ गया? 2 ईयर्स। और ये क्या आ गया? 2 to 3 ईयर्स। बोले जी 12 पॉइंट करूं, याद करके आए हो। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 to 28.4। अच्छा जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली थी? आपको याद होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकाली थी? 3 प्लस 7.8 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 39 ऐसे ही आई थी। अच्छा जी, अब हमने बनानी है रिकॉन्सिलिएशन। तो 2 बोतलें लाया कर पानी की, जिस स्पीड से तो पीते ना, एक से काम नहीं चलेगा। अच्छा, दूसरा हमने बनाना है रिकॉन्सिलिएशन। 12.3 सिली reconciliation. Okay. What is my gross investment as on 30 June 14? Are you people in your senses? No. अच्छा, what is my gross investment as on 30 June 14? अच्छा, असल में ना ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी लीज के शुरू में। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी लीज के। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सादा सी बात होती है, ग्रॉस आपने कितने पैसे लेने हैं, और नेट इन्वेस्टमेंट होती है इंटरेस्ट निकाल के आपने कितने पैसे लेने हैं। तो ये एलपी टाइप चीज होती थी, और ये अच्छा, व्हाट इज माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ लीज, एट द स्टार्ट ऑफ लीज ऑन यकम जुलाई 13, 39.2। बट व्हाट इज माय ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ऑन 30 जून 14? 28.4। वाई? इसलिए कि आपको पहले साल 3 भी मिल गया, आप पहले साल के पहले दिन खड़े थे, लेकिन अब आप पहले साल के आखिरी दिन खड़े हैं, आपको ये 3 भी मिल गया और ये 7.8 भी मिल गया। वो जो डायग्राम हमने बनाई थी, वो तो मैं लॉजिक दे रहा हूं, हमने तो ये फिगर उठा लिया करनी है। 3 का था, फिर 7 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, फिर 7.8, फिर 7.8 भी और 5 भी। What is my gross investment on यकम जुलाई 13? ये 39 point. But what is my gross investment on 30 जून 14? I have छुपाड this, छुपा दी मैंने ये। So this is my gross investment as on 30 जून, but my gross investment will decrease as on 30 जून 15, and as on 30 जून 17 my gross investment will be, because there is nothing investment, लीज खत्म हो गई है। So आप लोगों को इस तरह नहीं सोचना पड़ेगा डायग्राम बना के, my gross investment on this date include all this, but my gross investment on this date include, but इसके कोई जरूरत नहीं है। Just use this figure, just use this figure. Okay, इसको हम कहा करेंगे टोटल लीज पेमेंट्स। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में एक और छोटी सी चीज आएगी, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये मेरी टोटल लीज पेमेंट्स हैं, इनको रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना है। ओके, टेल मी व्हाट आर माय लीज पेमेंट्स? टोटल लीज पेमेंट्स, कौन सा सवाल चल रहा है? ओके, पेमेंट्स की जगह रिसीवेबल का लफ्ज लिख दें ऐसे करके,
फॉर लेसर। टोटल लीज रिसीवेबल जी, टोटल लीज रिसीवेबल बोले कितने? Why it has decreased? Why it was 39.2 but now it is only 28. It is discounted, undiscounted? Undiscounted. अच्छा जी, एक होती है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, एक हम आज पढ़ेंगे अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है उसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई थी। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू यहीं से रूट होकर आ जाया करेगी, इसलिए उसको अलग लाइन नहीं डालनी पड़ेगी। गारंटेड इसमें पड़ी थी। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ये होती है जिसकी गारंटी किसी ने कर दी है, अनगारंटेड होती है जिसकी किसी ने गारंटी। इन दोनों में क्या फर्क है आज की क्लास में देखेंगे। ओके, व्हाट इज अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन इन क्वेश्चन? 0. सो दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। दैट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस। सो व्हाट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ऑन 30/14? 28.4, वही जो फिगर आपको भी डायग्राम निकाल के दी थी। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि ऊपर वाली बातें आप इग्नोर कर दें। इट इज माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इट इज माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आई नीड माई नेट इन्वेस्टमेंट, आई नीड माई नेट इन्वेस्टमेंट। सो फॉर दिस आई विल रिमूव द लाइन और मुझे चाहिए, इसको मैंने कहा था अर्न्ड इंटरेस्ट, क्योंकि अभी तक अर्न नहीं हुआ था ना, लीज शुरू हुई थी। लेकिन याद रखिएगा 30/14 पे ये सारा अनअर्न्ड नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ अर्न भी हुआ होगा। तो मैं एक लाइन लिखा करूंगा सवाल में, यहां पर जीआई और एनआई का डिफरेंस क्या होता है? जी और एनआई का डिफरेंस क्या होता है? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। क्या लाइन लिखा करूंगा? अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम का मतलब है वो इंटरेस्ट जो 30/14 तक अर्न नहीं हुआ। दो तरीके बता दें अनअर्न्ड इंटरेस्ट निकालने के। टोटल माइनस अर्न्ड इज इक्वल टू, या बकाया अनअर्न्ड इज इक्वल टू अनअर्न्ड। अच्छा, इसका सबसे आसान तरीका यह है कि 30/14 में अर्न कितना हुआ है, बाकी सारा अनअर्न्ड है, और वो P&L में लेके गए थे हम कल। बता दें 30/14 में अर्न कितना हुआ है। फिंगर थंब अप्रोच, फिंगर थंब अप्रोच। 30/14 में इंटरेस्ट का लॉस जब भी आ जाए, जहां भी आ जाए, फिंगर थंब अप्रोच। लाइन रिमूव कर दी थी मैंने। 30/14 में अर्न कितना हुआ है? 3.6। इससे भी आसान लफ्ज, 30/14 के P&L में कितना गया है? तो वो 30/14 में अर्न हो चुका है। मुझे चाहिए तो अनअर्न, तो फिर इन तीनों को जमा करना पड़ेगा ना। अनअर्न इन तीनों को, असल में यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये पूछ रहे हैं लेसर से कि तुम्हारा मेन काम ही लीजिंग है, तो बताओ फ्यूचर में तुमने इंटरेस्ट कितना कमाना है। फ्यूचर का इंटरेस्ट पूछ रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे दोबारा बताएं, व्हाट इज अर्न्ड? इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30/14, इट इज अर्न्ड, देन इट इज अनअर्न्ड, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड। कमा लिया? कमा लिया वो नहीं, इलाके का नाम नहीं। कमा लिया? नहीं कमाया, नहीं कमाया, नहीं कमाया। लेकिन एक और तरीका क्या हो सकता है? एक और तरीका ये हो सकता है कि टोटल, ये मैंने आपको बताया था, ये फिगर हम निकाला करेंगे। आज इसकी वजह बता रहा हूं, लेसर के सवालों में ये फिगर हमें हेल्प आउट किया करेगी। व्हाट इज टोटल फिगर? 10.51 में से जब मैं माइनस करूंगा, इस टोटल में से जब मैं माइनस करूंगा अर्न्ड, तो बाहर क्या आ जाएगा? तो हम ये मेथोडोलॉजी लगाया करेंगे, टोटल माइनस व्हाट इज अर्न्ड। जो तो मुझे पता है, तो मुझे भी पता था फिगर। व्हाट इज अर्न्ड? अर्न्ड वो है जो 30/14 के P&L में जा चुका है। अच्छा, अब कोई बंदा मुझे बताए 30/16 को अनअर्न्ड कितना है? 30/16 को अनअर्न्ड कितना है? एक्सीलेंट।
असल में 316 को अगर मुझे अनअर्न्ड चाहिए ना, तो 316 के P&L में ये भी जा चुका है, बाकी तो बहुत पहले के जा चुके हैं। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 316 एंड आई आस्क यू व्हाट इज अर्न्ड, आप कहेंगे ये अर्न्ड हो चुका है और ये भी अर्न्ड हो चुका है, ये तो पिछले सालों के P&L में अर्न्ड हो चुका है। तो टोटल माइनस 3 फिगर्स अर्न्ड इज इक्वल टू अनअर्न्ड। तो बहरहाल वो आपकी मर्जी है, अनअर्न्ड को जमा किया करें आप, या टोटल में से अर्न्ड माइनस कर दिया करें। असल में 90% सवाल पेपर में पहले 1-2 सालों के आते हैं, चौथे पांचवें साल का सवाल कभी पेपर में आया नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छी मेथोडोलॉजी यही है कि टोटल में से हम ऊपर वाले 1-2 अर्न्ड माइनस कर देंगे और नीचे सारे क्या पड़े होंगे। लेकिन सारी बातों की एक बात कि आपने फिंगर थंब लगा के देखना है P&L में कितना गया है। बताएं जी, फिंगर थंब लगा के P&L में कितना गया है। P&L में चला गया 3.6, इसका नाम क्या रख दें, अर्न्ड। P&L कौन सा वाला, जो डेट नोट के ऊपर डाली हुई है। तो P&L में कितना गया है 3.6, तो बाकी सारा, तो टोटल माइनस अर्न्ड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे, टोटल माइनस अर्न्ड। अब मैं T माइनस ई लिख रहा हूं, पता नहीं घर जाके समझ आए ना आए। टोटल माइनस अर्न्ड, टेलीफोन माइनस एलिफेंट। अच्छा जी, व्हाट इज टोटल, व्हाट इज ऑलरेडी अर्न्ड टिल 30/14। अब मैं टिल बोलूंगा क्योंकि इस साल नहीं पिछले सालों में भी हो सकता है अनुभव। व्हाट इज ऑलरेडी अर्न्ड टिल 30/14, 3. अब इसको ऑब्जेक्टिव सुने, इधर देखें सारा। हमने फ्यूचर में पैसे कितने लेने हैं एलआईसी से, और यार ये जो तीनों को जमा किया था, फ्यूचर में पैसे कितने लेने हैं एलआईसी से, इसमें इंटरेस्ट की मद में कितने लेने हैं। तो यूजर को हम बता रहे हैं कि फ्यूचर में डिविडेंड सिर्फ इसमें से मिलेगा, ये टोटल मिलेंगे, लेकिन ये टोटल सारा तुम्हारा नहीं है, वो जो एसेट खरीदा हुआ है वो रिकवर कर रहे हैं हम। तो यूजर 28 देख के समझते थे 28 मिलियन फ्यूचर में आना है। 28 मिलियन नहीं फ्यूचर में आना, 28 मिलियन में से सिर्फ तुम्हें जो बांटेंगे डिविडेंड की फॉर्म में वो। इसलिए लेसी के लिए रिकॉन इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि लेसी का बिजनेस ही नहीं है लीज, लेकिन लेसर के लिए रिकॉन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका बिजनेस ही लीज है। तो लेसर थोड़ा सा नोट की दुम बढ़ाता है, 12.1 12.2 पे गुजारा नहीं करता, 12.3 की तरफ भी जाता है जी। नेट इन्वेस्टमेंट हम वहां से नहीं देखा करेंगे, हम बस बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे। नेट इन 21. नहीं तो फिर ये गड़बड़ कहां करवाई है, उधर 10.51 माइनस 3.6 क्या आ रहा था जवाब, 9.1 आ रहा था। तो फिर क्यों 6.9 लिखवाया, खुद पंगे लेते हैं फिर जाके कहते हैं फिगरें टैली नहीं करें। आप बताएं 21.49। मैं ये नहीं कहूंगा कि इस 21.49 को यहां से टैली करें, वो टैली हो जाया करेगा, ये रिकॉन मैच कर जाया करेगी, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये 21.49 आपका टैली कर गया, इसकी टेंशन नहीं लिया करनी। तो सादा सी बात है, रिकॉन का कोई मकसद नहीं था, ऐसे ही ड्रामा प्रोग्राम है। रिकॉन का मकसद छोटा सा ये था कि ग्रॉस में से इंटरेस्ट निकाल के बाहर कर दो, ताकि पता चल जाए कितने पैसे प्रिंसिपल की मद में फ्यूचर में आने हैं और कितने पैसे। लेकिन ये सारा डाटा तो पहले दिन भी अवेलेबल था यूजर को, GINI इंटरेस्ट तो पहले दिन भी अवेलेबल था, तुझे बाद में क्यों किया है। हाँ, वो तो पहले दिन का डाटा था ना, और ये किस दिन का डाटा है, 1 साल बाद का डाटा है। तो आप 314 को आपने खड़े होकर ये नोट बनाया। अब हम होमवर्क के अंदर ये नोट बनाएंगे, होमवर्क का सवाल जो आपको दिया था उसके अंदर ये नोट बनाएंगे ताकि आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अच्छा एक ना जी अर्न मींस जो फ्यूचर में अर्न करना है वो इसलिए यूजर को शो करना जरूरी है कि फ्यूचर में इसमें से क्या देंगे, डिविडेंड। बस ये छोटी सी बात है, इससे ज्यादा तो लॉजिक नहीं है। किसने पूछा था सवाल, समझ आ गई बस। अच्छा जी, एक छोटा सा काम आई कैप ने डाला हुआ है, ऐसे ही ड्रामा प्रोग्राम, नोट की दुम के छोटे से और 2-4 बाल अटैच किए हैं मैं साथ, अजीब। वो आई कैप ये दोबारा उतारता है इसको नीचे, 21.49 को, और इसका करंट और नॉन करंट भी अलग करके दिखाता है। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ ये करना है
कि आप लोगों ने इसका नॉन करंट निकाल लिया करना है जिस तरह बैलेंस शीट में जाता था, बाकी सारा करंट हुआ करेगा, बाकी सारा करंट हुआ करेगा। तो इस पोर्शन के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपने इसको नीचे उतारा करना है, दोबारा इसको नीचे उतार के आपने क्या करना है, इसको नीचे उतार कर इसका नाम रखा है नेट इन्वेस्टमेंट। इसका दोबारा नाम क्या रखना है? नेट इन्वेस्टमेंट। जरा सॉल्यूशन में देख के बताएं, यहां करंट पोर्शन हमने लिखा हुआ है या करंट एसेट लिखा हुआ है? करंट एसेट लिखा होगा शायद सॉल्यूशन में जहां नोट बना हुआ है। देखें 6 महीने पहले पढ़ाई चीजें भूल जाती हैं, ये क्या चक्कर है इनकी मेमोरी इतनी। एसेट लिखा हुआ है, ऊपर करंट लिखा हुआ है, नीचे नॉन करंट। ऊपर नॉन करंट, नीचे करंट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। अच्छा, इसके लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि आपने ये फिगर बैलेंस शीट से उठाया करनी है और ये फिगर बैलेंसिंग ले लेनी है। अब मुझे बताएं कि हमारा, अच्छा शायद सॉल्यूशंस में मुझे याद पड़े मैंने शायद करंट निकाल के नॉन करंट बैलेंसिंग निकाला हुआ है, लेकिन वो नहीं, वो यार ये जरा तस्वीर खींचो किताब में, अगली दफा चेंज कराते हैं सारा। तो सॉल्यूशन में मुझे ये नहीं चाहिए। सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा बेहतर मेथोडोलॉजी ये है कि पहले नॉन करंट निकाल लें और फिर करंट को क्या निकाल लें? बैलेंसिंग निकाल लें। तो ये लिखें जी, ये बैलेंस शीट से उठाने हैं, ये बैलेंसिंग। डिफरेंट कलर के बॉल पॉइंट से लिख लें और अब इसकी प्रैक्टिस ही करनी है, हमने नोट की है तो आज पहली दफा बन रहा है। अच्छा जी, बैलेंस शीट कौन सी वाली? हाँ एक्सीलेंट, बैलेंस शीट कौन सी वाली? 30/14 की बैलेंस शीट में नॉन करंट लीज रिसीवेबल आप लोगों को निकालना आता है? बचपन से आता है, निकाल दें। दोबारा लाइन लगाएं, इंटरेस्ट के लिए मैंने लाइन मिटा दी थी, दोबारा लाइन लगाएं। 30/14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/14 की पेमेंट के नीचे ये कहां चला जाएगा और ये कहां चला जाएगा? बस आपने नॉन करंट उठा लिया करना है। कितना? और होमवर्क वो क्लास वर्क में देख लें, बैलेंस शीट में हम लेके भी ये गए थे 16.69। बैलेंस शीट में देख लें अगर नजर आ रही है बनी हुई तो। अगर बैलेंस शीट पहले से बनी हो तो वहीं से उठा लीजिएगा बेशक। बैलेंस शीट नहीं बनाई थी कल? बनाई थी तो छोड़े, मेरे बैलेंस शीट नहीं बनाई हुई, बनाई थी 16.69 नॉन करंट। नजर आ रहा है 30/14 का? छोड़े, उधर से लिंक ना करें, वापस आए। हमें कौन सा पेपर में बैलेंस शीट और नोट दोनों मांगा होगा? हमें सिर्फ नोट मांगा होगा, फिर क्या करेंगे? तो बैलेंस शीट से उठा ले नॉन करंट, बाकी सारा 4 पॉइंट, वो मुझे पता है यही वाली फिगर आ गई 4.8। जी कोई क्वेश्चन? क्या हो? एसी का भाई कम कर दो, 17 पे कर दो। सर्दी करनी गर्मी? गर्मी। सर्दी करनी वैसे 16 पे कर दो। गर्मी? गर्मी 22 पे कर दो, 22 पे कर दो। फेयर वैल्यू पे सीखने वाला फंड है 5 नंबर बी, ये लीज टर्म के एंटी हो सकते हैं और पेमेंट में भी हो सकता है, जैसे कुछ सवालों में दिया। नहीं हमारे सवालों में एक ही उसमें होगा एंड पे। हाँ जी, क्या चीज? टाइम सेव कर रहे हैं, टाइम सेव कर रहे हैं आप लोग, उस तरह कर लें। लेकिन एक और भी चीज आने वाले दिनों में, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं, वो फिर चीज आएगी तो पता चलेगा। ओके माय डियर, मुझे फॉर्मेट बताएं क्या बनाएं, फिर हम सवाल की तरफ आते हैं। नोट का नाम फाइनेंस लीज, फिर 12.1 में थोड़ी सी अंग्रेजी आएगी, 12.2 में कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज जी, लेस देन
1 to 2 to 3 years and 3 to 4 years, blah 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 blah. ओके, इसका नाम रखा करेंगे टोटल लीज रिसीवेबल। नोट ना करें फॉर्मेट, अगले सवाल करते हैं अभी। री जी, टोटल लीज प्लस अनगारंटेड will be equal to gross investment, will be equal to नोट कर लिया नोट, अब इधर आ जाए। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या माइनस करूं तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाए, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट, क्या आ जाएगी? यहां पे नोट खत्म हो गया, लेकिन ऐसे ही दोबारा खोलें, नेट इन्वेस्टमेंट, ये वाले फिगर को इधर लेके आए और बैलेंस शीट में जाके नॉन करंट एसेट ढूंढें 30/14 का, और करंट को क्या निकाल लें, बैलेंस। जी बताएं क्या क्या आएगा? री टोटल लीज रिसीवेबल एड यूजीआरवी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस तो ये कि टोटल मैंने जो लेसी से लेने हैं उसमें से माइनस करें जो इंटरेस्ट की मद में लेने हैं, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगी? फिर नेट इन्वेस्टमेंट को ब्रेक कर दें, नॉन करंट और करंट के अंदर, ठीक है। अब मुझे बता दें होमवर्क का सवाल का क्या नंबर था? पेज नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 9। जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसका ये बना था, घर में ये बनाया था। अच्छा जी, चलें जी। अब आपके पास जगह है या नहीं है मुझे नहीं पता, आप रजिस्टर के ऊपर बेशक जगह आपने छोड़ी हुई है होमवर्क के सवाल में, वेल एंड गुड, नहीं छोड़ी हुई तो भी कोई मसला नहीं। आप मुझे ये बता दें कि इस सवाल में जीआई कितनी आ रही है? जीआई जीआई 0, थोड़ी मेरे जीआई नहीं थे सवाल की, फिर जीआई कितनी? ओ भाई ये है होमवर्क का सवाल है। और एनआई कितनी? इंटरेस्ट जरा कोई बंदा तेल तो लेतर है? जी 12092, ठीक है। अब ये डेटा आपके सामने है, 31/12/5 का मुझे क्या बना के दे दें? रिकॉन नहीं, पूरा नोट बना के दें। 31/12/5 का 12, 12.1, 12.2, 12.3, but do not take more than 45 seconds। 2 दफा ले लें 45 सेकेंड।
बन गया। जी मेरी मर्जी, जो मर्जी नाम रख लें। 12.1 में इंग्लिश आ जाएगी थोड़ी सी। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। 31/12/5 के लिए लेस देन 1 ईयर क्या है? 31/12/6 1 to 2 ईयर। 31/12 2 to 3 3 to 4 बड़ों की गलतियां निकालते हैं, शर्म नहीं आती। जी बोलें। टोटल लीज रिसीवेबल अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ऑन, हमारा ईयर कौन से? ईयर एंड 31/12/5। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 10,000 से कम क्यों हो गई है? कुछ इन्वेस्टमेंट रियलाइज भी तो होगी ना इस साल। अब मुझे बताएं 31/12/5 की फिंगर थंब, ये फिंगर थंब अप्रोच 31/12/5 के P&L में कितना इंटरेस्ट ले गए हैं? सो इट इज कॉल्ड एज earned and this all is unearned. So the other way of calculating it is pick the total
टोटल में से माइनस कर दें अर्न, यू विल गेट अनअर्न। यानी इन पांचों के टोटल जो इधर अवेलेबल है, चपेड़, इन पांचों का टोटल जो इधर अवेलेबल है उसमें से क्या, ये माइनस कर दें 3791। सो अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम इज इक्वल टू, टोटल अनलकीली यहां हुआ नहीं हुआ था, मैंने करके देख लिया, 12092। 12092 में से कितना 31/12/5 तक P&L में लेके जा चुके हैं 37। बाकी इंटरेस्ट फिर कभी अर्न करेंगे 83। मैंने लाइन मिटा दी है, लाइन इसलिए मिटा दी थी कि फिंगर थंब लगा के मैंने देखना था कितना है 31। ये ऊपर से टैली हो जाता होता है, लेकिन ये कोई करने की जरूरत नहीं हुआ करेगी आपको। नेट इन्वेस्टमेंट बैलेंस, यूजर को आपने बस बता दिया कि 40,000 हमें मिलना है, उसमें से 8,000 तुम लोगों को बांट देंगे डिविडेंड की फॉर्म में, बाकी 31,000 तो मैं एसेट की प्राइस रिकवर कर रहा हूं उससे। अब एक छोटी सी फॉर्मेलिटी सी हुआ करेगी, वो बैलेंस शीट में आप कर चुके हुए हैं इसलिए उस पर टाइम नहीं लगा करेगा, वो हुआ करेगी इसको करंट और, अब फिंगर थंब को गायब करना पड़ेगा, पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, एनआई दोबारा लिखा करेंगे, नॉन करंट एसेट लिखा करेंगे, करंट एसेट लिखा करेंगे, टोटल को नीचे उतारा करेंगे 316। अब जहन में हवाई एक बैलेंस शीट बनाया करेंगे 31/12/5 की। 31/12/5 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/5 की पेमेंट के नीचे ये करंट है, ये नॉन करंट उठा लिया करेंगे। सिक्स 830 जी। मनोवन कितने लोगों का सही था? एज इट इज ओके। चलें, साथ वाले के कंधे पे सर रख के थोड़ा रिलैक्स करें, फिर हम आगे चलते हैं। उसके कंधा डेप भाई, ये पानी अब थोड़ा थोड़ा जरा होने को ठंडा वाला भाई। कैंटीन होगी ऑपरेटिव ऊपर? अभी नहीं, थोड़ी बहुत ही केले अमरूद मिलने लगे हैं। क्या आप लोग करते हैं, ये रेडियो पे फ्राइज खाते हैं या केले अमरूद सेब वगैरह? रेडियो पे फ्राइज, रेडियो पे खाएं या शॉपिंग मॉल्स में जाके खाएं, फ्राइज तो फ्राइज हैं, लेकिन मतलब केले सेब की तरफ आ जाए थोड़ा थोड़ा। अगर आप लोग फ्राइज खाएंगे तो आपके बच्चे चिली मिली क्या, और उनके बच्चे हवा क्या क्या, अंडा, अंडा जिन, वो क्या होता है? तरबूज तूने भी आया, आ गया तरबूज। बनाओ दूसरा पार्ट।